यदि जीवन एक औसत आकार के तारे के एक छोटे से ग्रह पर उभरता है, वो भी एक अनजानी आकाशगंगा में, तो ये अन्यत्र भी उत्पन्न हो सकता है। हो सकता है कि पूरा ब्रह्मांड जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा हो। हमारे सूर्य से पहले लाखों तारे बन चुके थे, जो कि बुद्धिमान होने की संभावना व्यक्त कर रहे थे। पृथ्वी के अस्तित्व में आने से बहुत पहले ही प्राणी अपनी आकाशगंगा में विकसित हो सकते थे। लेकिन अगर वहां जीवन है, तो हमारे साथ अब तक किसी ने संवाद क्यों नहीं किया? सितारों से हमें अलग करने वाली दूरी इतनी भारी है कि ये लगभग असंभव है कि पास के तारे के ग्रह के साथ भी संपर्क स्थापित हो सके। अगर हम रेडियो सिग्नल भेजते हैं हमारे सबसे नजदीकी सितारे सीरियस तक, तो 8.5 साल तक वो सिग्नल वहां पहुंच ही नहीं पाएगा। अगर सीरियस की परिक्रमा करते ग्रह पर हमारे संदेश को समझने वाला बुद्धिमान जीवन हो भी, तो उनके वापसी जवाब को हम तक पहुंचते 8.5 साल और लग जाएंगे। यानी हमारा संदेश पहुंचा या नहीं, ये जानने में 17 साल लग जाएंगे। सुदूर बसे ग्रहों के साथ संवाद करने में हमें सदियों लग जाएंगी। पर इसने अमेरिकन खगोल शास्त्री फ्रैंक ड्रेक को नहीं डगमगाया, जिन्होंने 24,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित गोलाकार क्लस्टर हर्क्यूलिस कॉन्स्टलेशन में रेडियो संदेश भेजे। उसे उम्मीद थी कि 5 लाख सितारों में से कम किसी एक का एक ग्रह हो सकता है जिसमें उन्नत प्राणी जीवन हो, जो वापसी संदेश भेजने में सक्षम हो। ड्रेक और कार्ल सगिन जैसे खगोलविदों ने आने वाले संकेतों अन्य ग्रहों का निर्माण सूर्य के गठन से हुए बाय प्रोडक्ट्स के रूप में हुआ था। वो सारी मैटर जो हमारी दुनिया को बनाती है, हम जो पानी पीते हैं उससे लेकर हम जो खाना खाते हैं वो, और जो कपड़े हम पहनते हैं, जिन घरों में हम रहते हैं वो, सब कुछ जिसमें हमारी सामग्री भी शामिल है। हमारे शरीर एक बार बड़े सितारों के पतले अंदरूनी हिस्सों में मौजूद थे और फिर उन्हें फेंक दिया गया इंटरस्टेलर स्पेस की ठंडी शून्यता। जैसा कि कवियों ने लिखा है, हम सभी स्टारडस्ट से बने हैं। आपके दाहिने हाथ में हो सकता है टूटे हुए तारे का तत्व, और दूसरे तारे का तत्व बाएं हाथ में। खगोल शास्त्री कार्ल सेगन ने कहा था, ये ब्रह्मांड हमारे भीतर है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भी कोई तारा बनता है तो ग्रह बनने की संभावना भी होती है। अगर ये सच है तो हमारी मिल्की वे आकाशगंगा में ही सैकड़ों अरब ग्रह हो सकते हैं, और पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब से अधिक आकाशगंगाओं के साथ खरबों और अरबों ग्रह हो सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे करीब बसे 50 सितारों में से एस्ट्रोनॉमर्स को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो उन ग्रहों में से 3 एप्सिलॉन एरिडानी, ताउ सिटी और बर्नैड स्टार के पास उनके चक्कर लगाने वाले ग्रह हैं। परिक्रमा करने वाले हबल स्पेस टेलीस्कोप ने एक तारे के आसपास किसी ग्रह की पहली दृश्य प्रकाश छवि बनाई और गहरे अंतरिक्ष में भी ग्रहों का पता लगाया है। ये देखते हुए कि यूनिवर्स के सभी मामलों की बिग बैंग में एक है जिसका कुल द्रव्यमान टन में होता है संख्या 20 और उसके बाद 48 शून्य, यानी 20 ट्रिलियन 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 टन। ऐसी विलक्षण मात्रा में इसकी कल्पना करना बहुत ही कठिन है, और ये सब आया कहां से, ये समझाना तो और भी कठिन है। ये जानना बहुत ही मुश्किल है कि यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई।
कुछ का मानना है कि ना तो इसकी कोई शुरुआत थी और ना ही कोई अंत होगा। तो कुछ का मानना है कि हमारे ब्रह्मांड का जन्म लगभग 15 अरब साल पहले हुआ था, एक विशाल विस्फोट के साथ, बिग बैंग। जैसे ही बिग बैंग शुरू हुआ, यूनिवर्स में जितनी भी मैटर हम देख रहे हैं वो बन गई प्राइमोर्डियल फायरबॉल, अरबों डिग्री गर्म और इतना अविश्वसनीय रूप से घना कि इसके एक चम्मच का वजन होगा अरबों टन। जब ये आग का गोला अचानक विस्तृत हुआ तो इसने अंतरिक्ष का निर्माण किया और उसमें फैला मैटर। समय के साथ जैसे जैसे मैटर ठंडा पड़ने लगा, गुरुत्वाकर्षण ने इस मैटर को पहले तारों में केंद्रित किया और फिर आकाश में बाहर में। पर इसका कोई गवाह नहीं था क्योंकि जीवन अभी तक नहीं आया था। पैदा होने वाले शुरुआती सितारे ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बने थे, लेकिन इन तारों की गर्म कोर ने इन हल्के और प्रचुर तत्वों के परमाणुओं को उन दर्जनों भारी तत्वों में परिवर्तित किया जिन्हें आज हम यूनिवर्स में पाते हैं। जब इन पहली पीढ़ी के सितारों की मृत्यु हुई तो इन सभी तत्वों को इंटरस्टेलर स्पेस में छोड़ दिया गया, जहां इन्होंने स्टार पीढ़ियों का गठन किया और उसके बाद ब्रह्मांड लगातार इन भारी तत्वों से समृद्ध होता चला गया। हमारा सूर्य शायद तीसरी पीढ़ी का तारा है जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन से बना है, लेकिन इसमें भी तारों की पिछली पीढ़ियों द्वारा उत्पादित भारी तत्व शामिल हैं।